Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics. So dear students, हमने वन चैप्टर कर लिया है. अभी हम सेकंड चैप्टर में हैं. सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है तो वो है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास इनके जो हमारे पास काइंड्स होते हैं तो वो है टू काइंड्स. एक होता है रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. मैं रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करूंगा. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बताते हैं कि ये चैप्टर हम किस सीक्वेंस में हमें किस डायरेक्शन में हमें लेके जाता है. तो इस चैप्टर में हम जो है तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है तो हम उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब हम उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें हम यहाँ पे जस्ट रैंडम वेरिएबल जो है तो उसको ही डिस्कस करेंगे. फिर कंटिन्यूस वेरिएबल जो है तो वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो रैंडम वेरिएबल, जिस तरह मैंने कहा था कि रैंडम इवेंट हमारे पास वो होते हैं कि जिसके रिजल्ट हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम उसको रैंडम इवेंट कहते हैं. फिर रैंडम वेरिएबल हमारे पास, अभी सबसे पहले आप समझे कि वेरिएबल हमारे पास क्या है. तो वेरिएबल एक होता है वेरिएबल और एक होती है कांस्टेंट. तो वेरिएबल हमारे पास वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक विच चेंजेस विच डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं कि जिसमें चेंजेस आते रहते हैं तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं. और कांस्टेंट हमारे पास वो होता है कि उनकी वैल्यूज जो होती है तो वो बिल्कुल फिक्स होती है, उसमें ज़रा बराबर भी चेंजेस नहीं आते तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं. तो वेरिएबल हमारे पास वो है कि जिसमें चेंजेस आते रहते हो. रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू रैंडम हमारे पास क्या है कि रैंडम हम उसको कहते हैं कि जिसकी वैल्यू हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अचानक ही आ जाए, प्री प्लान ना हो, अचानक ही आ जाए तो हम उसको रैंडम कहते हैं. तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो हो गया है कि जिसकी वैल्यू जो है तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो वेरिएबल जो अचानक चेंज हो जाए तो हम उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक विद इन द गिवन रेंज. जब हमारे पास रेंज होता है तो रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यूज को क्या करती है, टेक करके उस विद इन रेंज जो है तो उसकी वैल्यू मालूम करते हैं. तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं. रैंडम वेरिएबल जो है तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यूज को जो है लेते हैं और रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है इट इज टेकन फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट. लाइक यहाँ पे क्या है, अ रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये न्यूमेरिकल इनकी डिस्क्रिप्शन होती है, न्यूमेरिकली इनकी वैल्यूज होते हैं और ये हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेते हैं. तो इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल. फिर हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स की टू टाइप्स होते हैं. एक टाइप जो हमारे पास होता है तो वो है रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और सेकेंड नंबर टाइप जो होता है तो वो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं कि विच वैल्यूज विच टेक्स काउंटेबल वैल्यूज. जो काउंटेबल वैल्यूज हमारे पास होते हैं तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. काउंटेबल वैल्यू हमारे पास लाइक 1 2 3 4 5. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है तो वो जम्स में होता है. लाइक वो जम्स में चेंजेस उसमें आते रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कर्व है तो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होगा फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया. तो देखो इसमें गैप आ रहा है, गैप यहाँ पे इसमें गैप्स आ रहे हैं. तो इस वजह से हम इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सिंपल हमारे पास जो वैल्यूज जम्स में आ जाए तो हम उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करना चाहे कि चिल्ड्रन इन स्ट्रीट्स तो हम कहेंगे हमारे पास एक स्ट्रीट में फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हमारे पास 5 आ गए, दूसरे हमारे पास चिल्ड्रन जो है दूसरे स्ट्रीट में वो 7 आ गए, तीसरे स्ट्रीट में हमारे पास 2 आ गए. तो देखो या 9 हमारे पास आ गए. तो आप देख ले 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है तो वो चेंज हो रहे, 3 3 3 कोई सेम नहीं आ रहे, कांस्टेंट नहीं आ रहे हमारे पास, उसमें चेंजेस 5 7 9
चिल्ड्रंस की जो नंबर्स है तो वो चेंज हो रहे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक में 5, दूसरे में 7, तीसरे में 9। तो देखो जेम्स में उसमें चेंजेस आ रहे, तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। फिर हमारे पास सेकेंड टाइप जो इसकी है तो वो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो होते हैं कि विच टेक एनी पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन टू लिमिट्स, एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन टू लिमिट्स, तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लाइक हमारे पास हो गया है कि x की वैल्यू क्या है, दिस इज बिटवीन a एंड b, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर आप देख ले एज हमारा हो गया या टाइम हमारे पास है, तो टाइम को देखो मिली एंड माइक्रो सेकेंड्स में वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। कनेक्टिविटी के साथ टाइम जो है तो वो चेंज हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल हावर की कनेक्टिविटी क्या है, वो मिनट्स के साथ है, मिनट्स की कनेक्टिविटी सेकंड्स के साथ है, सेकंड्स की कनेक्टिविटी माइक्रो एंड मिली सेकंड्स के साथ हमारा इसकी कनेक्टिविटी है। फिर अगर तो देखो ये टाइम जो है तो ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। फिर स्पीड ऑफ अ कार अगर आप देख ले तो देखो अगर कार की जो स्पीड है वो पहले 100 थी, 100 पर आवर किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद क्या है वो 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो देखो पहले 100 में स्पीड था, फिर 120 में स्पीड, तो ये 10 से 120 तक उन्होंने डायरेक्ट जंप नहीं किया अगर स्पीड इंक्रीज हो गया है, बल्कि क्या है कि जब अगर उन्होंने एक्सीलेटर को तेज भी दबाया होगा तो इन्होंने ये जो माइक्रो मिलीमीटर या किलोमीटर सेकंड हमारे पास जो गैप्स आ रहा है तो वो भी कनेक्टिविटी के साथ ये 100 से 120 तक कनेक्टिविटी के साथ जो है तो वो चेंज हुआ है, स्पीड जो चेंज हुए, तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कि जो हमारे पास क्या है कनेक्टिविटी के साथ चेंज हो जाए। लाइक अगर इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ये हमारे पास ग्राफ जो बनेगा इसका तो या इस तरह बनेगा या फिर हमारे पास इस तरह कर्व बनेगा। तो देखो यहाँ पे कोई गैप्स इनमें नहीं है, बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी सेकंड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, इफ अ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल along with their respective probabilities are shown in tabular form and sum of probabilities is equal to 1, then it is called probability distribution. Probability distribution जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया कि all possible values that a random variable can take within the given range. All possible values that a random variable can take within a given range, so it is called probability distribution। कि हमारे पास क्या है कि वेरिएबल along with their, कि वेरिएबल हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास होता है तो वो उन रिस्पेक्टेड उनकी जो प्रोबेबिलिटीज आई हुई है विद इन द गिवन रेंज, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज आई हुई है तो जब हम उसके साथ उसको प्रेजेंट करें तो हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब हमारे पास है तो ये बाज़ औक़ात मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो ये स्टैटिस्टिक में इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब कि ये दोनों सेम है। तो अभी हम इस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस डिफिनीशन पर हम क्या करते हैं, इस पर ही हम एक एग्जांपल एक डायग्राम वाइज जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, उससे आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह करते हैं। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह मैंने बताया था कि all possible values of random variable along with their respective probabilities is called probability distribution। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर हम डिफिनीशन को देख ले जिस तरह प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, all possible values of a random variable along with their respective probabilities is called probability distribution। हम जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये साइड क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल्स, ये हमारे पास क्या है, ये x1 x2 xn तक जब एंड सो ऑन गई हुई, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है, और ये x जो है तो दिस इज
पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है तो ये x1 x2 एंड सो ऑन xn, तो इसकी ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है ऑफ व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट x जो हमारे पास है, रैंडम वेरिएबल x जो हमारे पास है, तो इसकी रैंडम क्या है, इसकी पॉसिबल आउटकम्स वैल्यूज है। तो मैंने बताया था कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज है along with their respective probabilities, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह करते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो यहां पे ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हमारे पास है, और ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हमारे पास है। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल along with their respective probabilities is called what, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं। फर्दर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगर हम इसकी टोटल ले ले, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि उसको सेटिस्फाइड करना एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम देख ले तो यहाँ पे अगर ये इंडिविजुअली इनमें कुछ बातें हैं कि ये हमारे पास ये जो रिस्पेक्टिव आउटकम्स है हमारे पास, ये हमारे पास रिस्पेक्टिव आउटकम्स है ये, तो ये हमारे पास जो है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख ले कि यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। एक हमारे पास ये हो गया, और दूसरे हमारे पास ये हो गया कि इनकी जब हम रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी ले, अभी हम प्रोबेबिलिटी किस तरह लेते हैं उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझे कि इनके अगेंस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ xn हमारे पास है। लेकिन अगर आप ये याद रख ले, इसका जब इंडिविजुअल वैल्यू होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास होगी, आउटकम हमारे पास 1 है और उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है तो वो क्या होगी, 0 और 1 के दरमियान होगी, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल, जब हम इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएगी। लेट सपोज हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या होगी, तो उसकी वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ xn हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू भी जो है तो 0 और 1 के बराबर होगी। लेकिन अगर हम इनका सम ले ले हम इसका सम को हम इस तरह डिनोट करते हैं, टोटल भी जिसको हम कहते हैं, तो जब हम इन प्रोबेबिलिटीज का सम ले ले तो दिस विल बी इक्वल टू 1। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल इन डूइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास क्या है, एग्जांपल है 3 children were born in a government hospital on Sunday। संडे इतवार के दिन जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 बच्चे पैदा हो गए। उसमें क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स। जब हमारे पास ये बात याद रखें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आ जाए तो हमारे पास ये जो px, जहां यहां पे ये साइड जो हमारे पास होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कर लेते, 2 आता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अभी प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह करते, तो यहाँ पे एग्जांपल में हम करेंगे, लेकिन ये साइड जो है तो हम इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक विद इन अ गिवन रेंज, तो हम इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ये साइड जो है तो आप उसकी फाइंड करें फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे पास है तो उनके लिए क्या करें, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो फैमिली के लिए हम यूज करते हैं तो हमारे पास बेस जो होगा तो वो 2 होगी, और पावर n, हाउ मच चिल्ड्रन वर बर्न, हमारे पास पावर वो आएगी 3 चिल्ड्रन बर्न। यहाँ पे क्या है, 3 चिल्ड्रन बर्न, तो हमने क्या किया, n की जगह पर हमने 3 को पुट किया,
तो 2 को जब हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उससे 8 आ गया। हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो है तो वो 8 के बराबर है। और इसको जब हम कॉम्बिनेशन वाइज लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबल आउटकम जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसमें बॉय 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 3 बॉयज जो है वो पैदा हो गए चिल्ड्रन में, या 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, बॉयज गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, या 3 हमारे पास गर्ल्स जो है उसकी बर्थ जो है तो हो मुमकिन है कि हो सकती है। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर पॉसिबल आउटकम्स that are random variable number of girls क्या है, this is the random variable that a random variable can take within the range। यहाँ पे रेंज क्या है, तो ये हमारे पास रेंज है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देख ले तो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आएगा कि हमने यहाँ पे 3 बॉयज क्यों लिखा है, हमने 2 बॉयज क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमने 3 इस वजह से लिखा है, हमने 3 का कॉम्बिनेशन, 3 का ग्रुप हमने इस वजह से बनाया क्योंकि यहाँ पे 3 चिल्ड्रन वर बर्न। तो हमारे पास पावर जो यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 3 3 3 3 का हमने ग्रुप्स बना लिया, 8 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास और 3 का हमने ग्रुप बना लिया। अगर यहाँ पे 4 होते तो हम यहाँ पे 4 4 का कॉम्बिनेशन ग्रुप्स बनाते। तो इस वजह से यहाँ पे 3 है तो हमने 3 की जो है ग्रुप्स बनाए हुए। तो यहाँ पे क्या है, x द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे पास है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट को कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पे हमने x से डिनोट किया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बॉयज 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 3 बॉयज है, यहाँ पे कोई भी गर्ल नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस फर्स्ट में क्या है, 0 गर्ल है। फिर यहाँ पे देख ले बॉय बॉय गर्ल कितने, 1 गर्ल है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया। देखो हम गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी को मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने में गर्ल्स यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे है गर्ल्स। तो देखो यहाँ पे 1 हमारे पास गर्ल आया हुआ है। फिर यहाँ पे बॉय गर्ल बॉय, यहाँ पे भी 1 गर्ल आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी 1 लिखा है। यहाँ पे हमारे पास बॉय गर्ल गर्ल, यहाँ पे क्या है, 2 गर्ल्स आए हुए हैं। फिर हमारे पास गर्ल बॉय बॉय, तो 1 गर्ल आए हुए है, तो यहाँ पे हमने 1 को लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, गर्ल बॉय गर्ल, तो यहाँ पे 2 गर्ल्स आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, गर्ल गर्ल बॉय, 2 गर्ल्स आई हुई है और एक हमारे पास बॉय है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 3 गर्ल्स है, तो हमारे पास 3 गर्ल्स जो है तो वो हमने 3 लिख लिया उसकी जगह पे, कि यहाँ पे 3 गर्ल्स आए हुए हैं। तो अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसके करेंगे तो हमने 0 को यहाँ पे 0 लिख लिया, अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 0। फिर हमारे पास 1 जो आए हुए तो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 को 1 टाइम लिखे, इस तरह नहीं कि 1 को हमने 1 1 3 टाइम्स लिखा हुआ हो। फिर हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 को लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 को लिख लिया। हमने इसको 0 1 1 2 2 इस तरह का नहीं लिखना है, कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि हमारे पास कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, तो ताकि हम उसको कौन से नंबर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उसको लिख ले। अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर हम 4 लिखते। तो हमारे पास 0 1 2 3 हमारे पास असेंडिंग नंबर में आ रहे, तो हमने उसको इस तरह 0 1 2 3 लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, 0 जो है तो वो कितने टाइम्स आया हुआ है, ये जो है ये पार्ट आपके बुक में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि इसको मैंने आपको समझने के लिए, कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये हाउ मेनी टाइम्स जो है तो 0 आया हुआ है, 1 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो वो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है तो वो लिख लिया है। लेकिन आप यहाँ पे मैंने, जब हम, अगर आप लोगों को लिखा है याद हो, तो जब हम क्लासेस लेते, क्लास लिमिट्स जब हमारे पास आ जाते, तो उसमें हमारे साथ
फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के हाउ मेनी टाइम्स जो है तो इतने ग्रुप्स में, क्लास लिमिट्स में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आई हुई है, तो सेम जो है तो हम यहाँ पे भी इसी तरह लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हम प्रोबेबिलिटी करें तो उनका एक स्पेसिफिक वे है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम जो है फिर हम डायरेक्टली करेंगे। लेकिन ये दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, तो इसको आप लोग, ताकि आप लोग इसको समझे कि हम फर्दर जब करने जा रहे हैं तो उसके हम जब डायरेक्ट करेंगे तो उसका क्या, उसके बेस पर क्या फिलोसफी होगी। तो हमने यहाँ पे जो है तो मैंने पूरा जो है यहाँ पे लिख लिया है कि यहाँ पे हमारे पास जीरो जो है तो कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो जीरो हमारे पास जो है तो वो 1 टाइम आया हुआ है। देखो हमारे पास और जीरो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 1 टाइम आया हुआ है, तो हमने जीरो को 1 टाइम आया हुआ है। फिर 1 हमारे पास कितनी टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 3 टाइम्स आया हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, 3 जो है, 2 हमारे पास कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो देखो 1 2 3, तो ये 2 जो है तो ये 3 टाइम्स आया हुआ है। फिर हमारे पास 3 जो है तो वो कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो 3 के सामने हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया कि 1 टाइम आया हुआ है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है टोटल जो है तो वो 8 बन जाता है। तो 8 जब हमारे पास आ जाता है, अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर याद हो तो फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को करवाया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो है तो वो कुछ एक दूसरे के साथ तकरीबन जो है तो वो मिलते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम चेंज है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ये दिस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लेकिन मेथड एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है तो हम क्या करते हैं, उसको जब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय द टोटल, 3 डिवाइडेड बाय द टोटल, 3 डिवाइडेड बाय द टोटल, 1 डिवाइडेड बाय द टोटल। यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 8, तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। 3 डिवाइडेड बाय 8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी, व्हाट, दिस 3 by 8 is the probability of 1। तो 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आ गया, तो 3 by 8 is the probability of 2 होगी। फिर 3 आ गया, 3 1 टाइम आया है, तो 1 डिवाइडेड बाय द टोटल, तो 1 by 8 is the probability of 3 हमारे साथ होगी। तो जब हम इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, दिस विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। लेट अस हम इसको जब कैलकुलेशन जब हम इसकी करते, लाइक हमारे पास आया हुआ है कि हमारे पास जब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, इसका जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, प्लस ऊपर 1 3 4 3 7 प्लस 1 8, तो ये 8 जब 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले लिया तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो अभी इस पर हम एक और एग्जांपल करते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएंगे, आपको एक और भी जो है एग्जांपल मिल जाएगा, तो आप जो है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जांपल है, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अपटर्न फेसेस। यहाँ पे क्या है, डाई को जब हमने थ्रो किया तो उसकी सैंपल स्पेस जब हमारे पास होगी तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6, दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है सैंपल स्पेस में हमारे पास। तो जब हमने डाई को रोल किया तो उससे हमारे पास सैंपल स्पेस जो है तो वो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। यहाँ पे हमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अपटर्न फेसेस। तो हमारे पास या तो 1 आएगी या 2 होगी या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे पास ये टर्न फेसेस ये जो हमारे पास आए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, ईच ऑफ दीज हमने क्या करनी, उसकी प्रोबेबिलिटीज को मालूम करना है। तो हमारे पास क्या है, x हमारे पास, लेट्स दिस इज द रैंडम वेरिएबल,
ठीक है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। देखो 1 भी 1 टाइम आया हुआ है, 2 भी 1 टाइम आया हुआ है, 3 भी 1 टाइम आया हुआ है, 4 भी 1 टाइम आया हुआ है, 5 भी 1 टाइम आया हुआ है और 6 भी 1 टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे क्यों कि डाई को जो है तो हमने 1 टाइम रोल किया हुआ है। तो जब 1 टाइम हमने रोल किया तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बराबर है। तो क्या हुआ यहाँ पे 1/6, क्यों कि 1 जो है तो वो 1 टाइम आया हुआ है, तो 1/6 हो गया। 2 जो है तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। फिर 3 जो है तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो उनको भी हम 1/6 लिखते हैं। 4 जो है तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो उसको भी हम 1/6 लिखते हैं। 5 जो है तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो उसको भी हम 1/6 लिखते हैं। और 6 जो है तो वो भी 1 टाइम आया हुआ है, तो हम भी उसको 1/6 लिखते हैं। अभी ये हम 1/6 क्यों लिखते हैं? इस वजह से लिखते हैं कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो कितने 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास है तो वो 6 है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको ईच प्रोबेबिलिटी को, ईच वेरिएबल को हम क्या करते, टोटल पे जो है तो उस पे डिवाइड करते। तो जब हमने इसको 1/6 इसकी जब हमने कैलकुलेशन कर ली, जब हमने इसको प्लस किया, पहले 1/6 को डिवाइड किया, तो फिर जब उसको 1/6 को डिवाइड किया, उसके बाद हमने सबकी वैल्यूज को निकाली, तो हमारे पास 1 आ गया। इसको जब हम करेंगे लाइक 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हमने इसका एलसीएम ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यह है कि इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, if probability distribution of a random variable x is expressed in a mathematical form or formula, then it is called probability mass function। तो हम इसको कहते हैं probability mass function, उसको हम कहते हैं। हमारे पास क्या है, ये जो होगा हमारे पास probability mass function होगी। जब हमारे पास probability के, जब हम probability distribution of random variable x को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं, न्यूमेरिकली जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो या उसका फार्मूला हम लिखते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमारे पास है, तो लेट अस हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल है, जब हम उसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे 1 2 3 4, जब हम इसको न्यूमेरिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम उसको कहते हैं। हमारे पास जो है तो नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समटाइम दिस इज द सेम थिंग, इसको हम इंटरचेंजेबली भी हम इसको यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है, तो वो 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास है। अगर हमारे पास क्या होगी कि अगर हम एक रैंडम वेरिएबल, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी। अगर 0 और 1 के दरमियान नहीं होगी, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास ठीक नहीं होगी। जो कंडीशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज जो है, तो वो मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जब हम इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है तो वो 0 और 1 के दरमियान होगी। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे जिस तरह अगर हम देख ले, तो हमारे पास इस 1 की जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आएगी। लेकिन सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होगी, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, दिस द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें पर हमने एग्जांपल के लिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के फिर 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसी चैप्टर में हम
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ही आगे बढ़ाते हैं, उन पर हम एग्जांपल्स करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो है तो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हमने उस पर एग्जाम्पल कर लिया, फिर हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पढ़ लिया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट चैप्टर हम आगे जो है तो डिटेल में और एग्जांपल्स करेंगे और फंक्शंस जो हमारे पास आ रहे हो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।